about transpiration, a topic in chapter 9, class 9 biology book. So let's start the topic. So first of all, what is transpiration? So transpiration is the loss of water from plant surface through evaporation. ट्रांसपायरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर है प्लांट की सरफेस से एवापोरेशन के ज़रिए। तो ये लॉस प्लांट की सरफेस पे कहाँ कहाँ से होता है उसको हम देख लेते हैं। दिस लॉस में अकर थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स। ये जो लॉस है ये थ्रू स्टोमेटा होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा जो उनसे हैं ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं जो कि लीफ की सरफेस पे होते हैं। आपको ये नेकेड आई से नज़र नहीं आते। जब आप लीफ देखते हैं तो आपको स्मूथ सरफेस लीफ की नज़र आती है, लेकिन अगर आप लीफ का सेक्शन काट के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तो फिर आपको ये स्मॉल ओपनिंग नज़र आती हैं। इनका काम क्या होता है कि इनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर दाखिल होती है और ऑक्सीजन बाहर रिलीज़ होती है और इसके अलावा ट्रांसपायरेशन होती है। उसके अलावा ट्रांसपायरेशन कहाँ से होती है? क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन लीफ एपिडर्मिस। लीफ की एपिडर्मिस के बाहर वैक्सी लेयर होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं, तो उसके ज़रिए ट्रांसपायरेशन होती है। एंड जो थर्ड है वो है जी स्पेशल ओपनिंग जो आपको वुडी प्लांट पे ऐसे नज़र आती हैं, इसको लेंटिकल कहते हैं, तो इनके ज़रिए भी ट्रांसपायरेशन होती है। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपरेशन। ज़्यादातर जो ट्रांसपरेशन है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है, तो उसको स्टोमेटल ट्रांसपरेशन कहते हैं। द मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। मीजोफिल सेल जो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं और प्राइमरी साइट है फोटोसिंथेसिस के, तो वहाँ से जो उनसे वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर के। तो वहाँ पे जो उनसे जाइलम के थ्रू जो उनसा है मीज़ोफिल सेल में पानी डिफ्यूजन के थ्रू आता है और उसके बाद एयर स्पेसिस में चला जाता है और एयर स्पेसिस के बाद वो स्टोमेटा के पास जाता है और फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट में वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो रफली 90% ऑफ वाटर जो उनसा है जो पौधे जो उनसे हैं एब्जॉर्ब करते हैं 100% में से 90% ऑफ वाटर जो उनसा है वो लॉस्ट हो जाता है वाया ट्रांसपायरेशन और सिर्फ 10% ही वो अपने बाकी लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जो ट्रांसपायरेशन है इसको स्टोमेटा जो उनसे हैं उसको कौन रेगुलेट करता है? स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। तो इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है इसको रेगुलेट करते हैं जी गार्ड सेल्स। ये आपको लीफ का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है और ये मेसोफिल सेल्स हैं जो मेजर फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये जाइलम वेसल्स आपको नज़र आ रही हैं। जाइलम वेसल से डिफ्यूजन के थ्रू मेसोफिल सेल में वाटर आता है और फिर उसके बाद ये एयर स्पेसिस हैं, यहाँ पानी चला जाता है डिफ्यूजन के थ्रू और फिर स्टोमा में चला जाता है और फिर उसके बाद आउटसाइड इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो ये जो मूवमेंट है इसकी स्टोमेटा की इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको कंट्रोल करता है गार्ड सेल। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि बैंक की ओपनिंग या एंट्रेंस पे गार्ड बैठे होते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे स्टोमा की जो सराउंडिंग में गार्ड सेल्स बैठे हैं। तो ये गार्ड सेल्स क्या हैं? किडनी शेप ये स्ट्रक्चर होता है। अंदर वाली साइड जो सी है इनकी इनर साइड कनकेव है और बाहर वाली जो सी है वो कन्वेक्स साइड्स है। गार्ड सेल जब जो है इनमें जब वाटर आ जाता है तो ये टर्जिड हो जाते हैं, इनकी टर्जिटी की वजह से स्टोमा ओपन हो जाता है और फिर गैसेस के एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन जो सी है वो होती है। इसी तरह ही जब वाटर इनमें से रिमूव हो जाता है तो वाटर के रिमूव होने से ये फ्लैसिड हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ये चिपक जाते हैं और फिर उसके बाद स्टोमेटा की जो है ओपनिंग वो बंद हो जाती है। तो ज़्यादातर प्लांट जो उनसे हैं वो दिन के बाद अपने स्टोमेटा ओपन करते हैं ताकि फ़ोटोसिंथेसिस कर सकें, लेकिन जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो अपने स्टोमेटा रात के टाइम ओपन करते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन से कम लॉस हो सके। नेक्स्ट है चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था कि कंसनट्रेशन जो सी ग्लूकोज की कंसनट्रेशन जो सी होती है वो गार्ड सेल की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उसको रेगुलेट करते हैं। तो रीसेंट स्टडीज़ जो सी हैं वो रिवील करती हैं कि जैसे ही सनलाइट पौधे पे पड़ती है तो सनलाइट के पौधे पे पड़ने से जो पोटाशियम आयन है वो गार्ड सेल के अंदर मूव कर जाते हैं। ये पोटाशियम आयन आपको नज़र आ रहे हैं। तो सनलाइट जब पौधे पे पड़ती है तो पोटाशियम आयन जो हैं वो गार्ड सेल्स की तरफ मूव करते हैं। ये क्लोज स्टोमेटा है और ये गार्ड सेल्स है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जब पोटाशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो हाइपरटोनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो जिसकी वजह से वाटर जो है वो आउटसाइड सेल से इनर गार्ड सेल के अंदर जाता है और फिर यहाँ पे ये टर्जिड कंडीशन जो सी हो जाती है और इसकी वजह से स्टोमा ओपन हो जाता है। तो इसी तरह जब सनलाइट जो सी है होती है तो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन भी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है यहाँ पे, तो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हाइपरटोनिक जो कंडीशन है वो इसमें रहती है। इसकी वजह से वाटर यहीं पे स्टे करता है और एंड ऑफ द डे रात के टाइम जब सनलाइट चली जाती है
तो पोटाशियम जो आइंस हैं वो फिर बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, और उनके मूव करने की वजह से जो सा ग्लूकोज की कंसनट्रेशन भी जो सी है वो सनलाइट के बाद कंसनट्रेशन कम हो जाती है, और पोटाशियम आयन भी मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर भी फिर बाहर की तरफ मूव हो जाता है, और स्टोमा जो सा है वो फिर क्लोज़ हो जाता है एट नाइट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टोमा ओपन है और ये स्टोमा क्लोज है। अब हम डिस्कस करेंगे जो फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से। तो लाइट को तो हमने देख लिया कि लाइट की वजह से पोटाशियम आयन जो से हैं वो मूवमेंट होती है उसकी गार्ड सेल्स की तरफ। उसके अलावा कौन कौन से फैक्टर है जो कि ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करते हैं, तो इसमें है जी टेम्परेचर सबसे पहला। तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल हो जाती है हर 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ने से। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए, तो फिर क्या होगा कि प्लांट अपने स्टोमा को क्लोज़ कर लेते हैं ताकि वाटर जौन सा है उसको लॉस होने से बचाया जा सके, वाटर का लॉस होने से। नेक्स्ट है सेकंड वाला फैक्टर जो है हमारे पास है वो एयर ह्यूमिडिटी है। अगर एयर ड्राई होगी प्लांट के आउटसाइड इन्वायरमेंट में, हवा जो सी है वो खुश्क है, तो क्या होगा कि वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, ट्रांसपरेशन का रेट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हवा में ह्यूमिडिटी क्या है, नमी, हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा है, जैसे कि मानसून सीज़न में हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होगा कि वाटर वेपर जो से हैं वो हवा में ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से लॉस जो है पानी का वो कम होगा प्लांट से, और ट्रांसपरेशन जो सी है वो भी लो होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी एयर मूवमेंट। थर्ड है हमारे पास एयर मूवमेंट। अगर हवा चल रही होगी, एयर इन मोशन होगी, तो क्या होगा कि रेट ऑफ ट्रांसपरेशन बढ़ जाएगा। इसकी एग्जांपल आप इस तरह याद रख सकते हैं कि अगर हवा चल रही है और अपने कपड़े वॉश करके ड्राई होने के लिए डालें तो वो जल्दी ड्राई हो जाएंगे, वेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा। और अगर हवा नहीं चल रही तो फिर उसको टाइम लगेगा ड्राई होने में, वेपोरेशन जो सी है वो कम होगी। तो इस तरह ही जो सा है, अगर जो सा हवा चल रही है तो वेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा, और अगर स्टिल कंडीशन है, हवा नहीं चल रही, तो ट्रांसपायरेशन जो सी है वो रिड्यूस हो जाएगी। लास्ट है हमारे पास जो फैक्टर है फोर्थ वन, वो है लीफ सरफेस एरिया। जितना लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही जो सा है ट्रांसपरेशन का रेट ज़्यादा होगा। क्यों, ये आप देखें, अगर एक लीफ है जो ब्रॉड लीफ है और इसका जो इसमें सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, तो इसमें स्टोमेटा भी ज़्यादा होंगे। तो जबकि जो ग्रासेस हैं, ग्रासेस का जो ये सरफेस एरिया कम है तो इसमें स्टोमेटा कम होंगे, तो इसकी निस्बत इसमें ट्रांसपरेशन रेट ज़्यादा होगा। हमारे पास नेक्स्ट है जी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपरेशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये क्वेश्चन इसमें अक्सर आ जाता है कि वाई ट्रांसपरेशन इज़ कॉल्ड नेसेसरी इवल। ट्रांसपरेशन एक ज़रूरी बुराई क्यों है। तो ट्रांसपरेशन को बुराई इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लांट इतना पानी एब्जॉर्ब करते हैं, उसका 90% ट्रांसपरेशन के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है, और सिर्फ 10% जो है पौधे अपने लाइफ प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो पौधे को इतनी मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादातर पानी उसका ट्रांसपरेशन के थ्रू वेपोरेट हो जाता है, तो इसलिए ट्रांसपरेशन एक नेसेसरी ईवल है। क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा लॉस हो जाए तो प्लांट की डेसिकेशन कंडीशन और विल्टिंग मुरझा जाता है पौधा, और अक्सर उसकी डेथ भी हो जाती है। लेकिन ट्रांसपरेशन का जो प्रोसेस है ये अनअवॉइडेबल है, इससे आप बच नहीं सकते, इससे प्लांट बच नहीं सकता, क्योंकि ये प्लांट की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। जो ट्रांसपरेशन है ये क्या करता है, ट्रांसपरेशन पुल क्रिएट करता है। ये जो तीन हम सिग्निफिकेंस देखते हैं ट्रांसपरेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, तो फर्स्ट वन है जी ट्रांसपरेशनल पुल। ट्रांसपरेशन एक ट्रांसपरेशनल पुल क्रिएट करता है। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में लिंक्ड होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हुए, एक चेन की शक्ल इन्होंने बनाई हुई, एक तस्बीह के दाने जैसे होते हैं, उस तरह आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इवेपोरेट होगा तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, और दूसरा इवेपोरेट होकर आउटसाइड में चला जाएगा तो उसकी जगह तीसरा आ जाएगा। इस तरह ये पूरी चेन बनी हुई है जो कि ट्रांसपरेशनल पुल क्रिएट करती है, और ये इसकी रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट रूट से एरियल पार्ट्स में। इस ट्रांसपरेशन की वजह से ही वाटर जो सा है वो एरियल पार्ट्स तक पहुंचता है, क्योंकि प्लांट जो सा अगर आप देखें तो 100 मीटर तक भी टॉल होते हैं, लेकिन उसमें कोई मोटर सिस्टम नहीं लगा हुआ जो कि पानी को एरियल पार्ट्स में पहुंचाए, बल्कि ये ट्रांसपरेशन ही वो वाहिद प्रोसेस है जिसके ज़रिए रूट से पानी जो सा है वो एरियल पार्ट्स तक पहुंच जाता है। तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंस है कि ट्रांसपरेशन पुल। सेकंड वन है ट्रांसपरेशन काज कूलिंग इफेक्ट। प्लांट की सरफेस पे कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है ट्रांसपरेशन। जैसे आपको जो स्वेटिंग होती है तो आपकी बॉडी कूल हो जाती है, तो इस तरह पौधे से भी जो ट्रांसपरेशन होती है, तो ट्रांसपरेशन के नतीजे में
प्लांट जो सा है उसकी सरफेस कूल हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम्स जो से हैं वो ईजीली और वर्क कर सकते हैं अपना। थर्ड वन है कि वेट सरफेसिस ऑफ लीफ सेल्स अलाउ गैशियस एक्सचेंज। वेट सरफेसिस से गैशियस एक्सचेंज उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो ईजीली हो जाता है। सो लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो कि जाइलम के थ्रू होता है, तो इसके लिए जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो थेरी है उसको माना जाता है वो कोहेरेंट टेंशन थेरी है। कोहेरेंट टेंशन थेरी ही वो थेरी मानी जाती है जिसके ज़रिए ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होता है एक प्लांट में, जिसकी वजह से रूट से एरियल पार्ट्स तक वाटर जो है वो पहुंच जाता है। तो ट्रांसपायरेशनल पुल के ज़रिए जाइलम में पानी आता है और फिर उसके बाद जाइलम से मूव करता है मेसोफिल सेल्स में, मेसोफिल सेल से एयर स्पेसिस में, और एयर स्पेसिस के बाद स्टोमा से होता हुआ आउटसाइड एनवायरनमेंट में वाटर मूव कर जाता है। तो ये जो ट्रांसपरेशनल पुल है इसके 3 फैक्टर्स हैं जो कि रीजंस हैं इसके, जो कि ट्रांसपरेशनल पुल जो से वो जनरेट करते हैं प्लांट में। तो पहला है जी, वाटर इज़ हेल्ड इन ए ट्यूब जाइलम डैट है स्मॉल डायामीटर। ये जो जाइलम हमारे पास है इसका डायामीटर जो है वो स्मॉल होता है। सेकंड वन है वाटर मॉलिक्यूल अडहेयर टू द वॉल्स ऑफ जाइलम ट्यूब एडहेयन। जो वाटर मॉलिक्यूल्स की वॉल के साथ जो अटैचमेंट है उसको कहते हैं एडहेयन, जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में जो सी अटैचमेंट है उसको कहते हैं कोहेयन। वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जो लिंक हैं, जिन्होंने जो चेन बनाई हुई है कोहेयन है, और वाटर मॉलिक्यूल्स की जो सरफेस के साथ वेसल्स की सरफेस के साथ जो इसकी अटैचमेंट है उसको एडहेयन कहते हैं। तो ये एडहेयन और कोहेयन जो सी हैं ये एक फोर्स जनरेट करती हैं, एक टेंशन क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से एक वाटर कॉलम बन जाता है, और जिसकी वजह से सॉइल से होता हुआ पानी रूट में एंटर होता है और फिर शूट में, और फिर जो सा है वो वाटर एरियल पार्ट्स तक पहुंच जाता है। तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और ट्रांसपायरेशन से रिलेटेड टॉपिक। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा।